बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्रिस्टोफर मार्लो के लेजेंडरी प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स के तीसरे लेक्चर के साथ आपके सामने। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टोफर मार्लो की बायोग्राफी पढ़ी, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी। सेकंड लेक्चर में हमने डॉक्टर फॉस्टर्स का प्लॉट डिस्कस किया एंड इन थर्ड लेक्चर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some of the important themes and questions in this video. डॉक्टर फॉस्टर्स अपने दौर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव प्ले समझा जाता है, जो कि अपने उस दौर के जितने बड़े इश्यूज थे, जो कि लिटरेरी, पॉलिटिकल या रिनेसां एलिमेंट को लिए हुए थे, वो सब के सब एलिमेंट्स हमें डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर नज़र आते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द थीम्स। फर्स्ट थीम जो हमारे सामने आता है दैट इज एम्बिशन एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ये इसका बेसिक थीम है। The ambitious nature of Dr. Faustus and his ambition to gain more and more knowledge. Faustus' insatiable desire for knowledge in power drives him to forsake divine wisdom for forbidden arts. कि हम already पढ़ चुके हैं. He was already a well-versed and a well-educated person. He had a lot of knowledge about every subject and the branch of knowledge of that time. लेकिन उसके अंदर एक ना ख़त्म होने वाली एक एक अर्ज थी, एक लस्ट थी नॉलेज के लिए, जिसके लिए उसने और वो अपने फॉरबिडन आर्ट्स के लिए उसने बड़ी एफर्ट की। अगरचे उसके लिए उसको एक डिवाइन जो पनिशमेंट है वो भी बाद में मिली। सो ये उसके अंदर एक ना ख़त्म होने वाली लस्ट थी, एक ना ख़त्म होने वाली एक लॉन्गिंग थी, जो उसको और एक बहुत बड़ा एम्बिशन था जो उसको नॉलेज की तरफ लेके जा रही थी। And this play examines the dangers of overreaching ambition and the consequences of defying natural limits. ये प्ले जो है ये डील करता है कि आपका वो एम्बिशन जो आपकी मोरालिटी, रिलीजन और सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं और ख़ास तौर पे डिविनिटी की जो नॉर्म्स हैं, जो आपकी डिज़ायर्स उनको उनकी लिमिट्स को क्रॉस करती हैं, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। इट प्रूव्स नॉट ओनली हार्मफुल फॉर दिस वर्ल्ड बट द लाइफ आफ्टरवर्ड्स। तो उसके बड़े एक नेचुरल लिमिट्स को क्रॉस करने के बहुत हॉरिबल किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो डॉक्टर फॉस्टर्स का जो एम्बिशन था ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और ख़ास तौर पे जो फॉरबिडन आर्ट्स लाइक नेक्रोमेंसी, उसको हासिल करने का जो एक लस्ट थी, अर्ज थी, वो उसको बहुत भारी पड़ती है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। नेक्स्ट एक यूनिवर्सल सा थीम है दैट इज गुड वर्सेस इविल। द मॉरल स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल इज सिंबलाइज्ड बाय द गुड एंजल एंड द इविल एंजल as well as Faustus's internal conflict. ये एक this theme underscores the perpetual battle within the human soul. ये एक यूं कह लें कि since the inception of this universe ये थीम जो है वो ऑलरेडी चल रहा है पूरे इंसानी नेचर में, इंसानी फितरत में, ह्यूमन इंस्टिंक्ट में, लिटरेचर में, राइटिंग्स में, एवरीवेयर इट इज़ प्रेजेंट। तो गुड वर्सेस इविल आपको हर जगह ये आपको ऑलमोस्ट एवरी राइटिंग में नज़र आएगा। सो दैट इज़ देयर और ये डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर यही गुड एंजल्स और बैड एंजल्स की शक्ल में, इविल एंजल्स की शक्ल में उसके सामने ये दोनों जो पैशंस थे वो मौजूद थे। मॉर्टेलिटी एंड द फियर ऑफ डेथ। फॉस्टर्स फियर ऑफ डेथ एंड इटर्नल डैमेनेशन इज़ द सेंट्रल कंसर्न। डॉक्टर फॉस्टर्स जहाँ एक तरफ बहुत ज़्यादा या उसको एक इनसेशिएबल आप हमने पढ़ा कि लस्ट थी नॉलेज की, एट द सेम टाइम एक रिग्रेट्स वाली सिचुएशन भी उनके अंदर मौजूद थी, जिससे उनके अंदर ये भी एक फियर था डेथ का कि जाहिर बात है ये सब कुछ करने के बाद मौत भी आएगी, इंसान मॉर्टल है। तो वो एक फ़ियर भी था और फ़ियर के बाद फिर ये भी था कि आगे हेल की तरफ का जो सफ़र है, वो भी उनको डरा रहा था। सो रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन एंग्ज़ायटी अबाउट मॉर्टेलिटी एंड व्हाट लाइज़ बियॉन्ड। तो बहरहाल जैसे आम इंसानों को मौत का खौफ होता है, इसी तरह डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर भी था कि मरने के बाद जो है वो हेल का सामना करना पड़ेगा। एक ना ख़त्म होने वाली ऐसी ज़िंदगी कि जिसमें एक लगातार एक परपेचुअल जो एक सज़ा है वो भुगतनी पड़ेगी। सो एक फ़ियर ऑफ डेथ था, मॉर्टेलिटी वाला एस्पेक्ट भी सामने था। डिसोबे तो वो कर रहे थे,
बट एट द सेम टाइम ही वाज़ फ़ियरफुल ऑफ डेथ, जो कि इंसान की ज़िंदगी के साथ लगी है। नेक्स्ट इज़ फ्री विल वर्सेस प्रीडेस्टिनेशन। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है इसके ऊपर कि किस हद तक डॉक्टर फ़ॉस्टर्स अपनी जो लाइफ़ के एक्शंस थे, उसमें फ्री थे और किस हद तक उनकी लाइफ़ जो थी वो प्रीडेस्टिन्ड थी। द प्ले रेज़ेस क्वेश्चंस अबाउट वेदर फ़ॉस्टर्स इज़ ट्रूली फ्री टू चूज़ हिज़ फेट और इफ हिज डैमनेशन इज प्री डेस्टिन्ड। अब क्या ये बात पहले से तयशुदा सी थी कि जो उस सज़ा जो फेट थी उनकी नॉलेज को हासिल करना, नेक्रोमेंसी, मैजिकल पावर्स हासिल करना, फिर उसके नतीजे में लोगों को तंग करना और फिर उसके अपनी रूह को बेचना लूसीफर को और फिर उसके बाद सज़ा लेना, तो क्या ये सब कुछ ऑलरेडी इट वाज़ रिटन समवेयर इन हिज फेट और ही वाज़ ही हिमसेल्फ वाज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज इविल एक्शंस? So this is somewhat again a perpetual question that has been dealt and discussed in literature. आपको याद होगा आपने एडिपस टेक्स्ट में भी यही पढ़ा था और आगे रेनेसां लिटरेचर में भी हम यही एक जो एक एस्पेक्ट है ये डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑलवेज देयर। दिस रिफ्लेक्ट्स थियोलॉजिकल डिबेट्स ड्यूरिंग मार्लोस टाइम। तो ये इससे ये भी बात समझ में आती है कि मार्लो के टाइम में ड्यूरिंग द पीक पॉइंट ऑफ रेनेसां, even at that time the spirit of medieval age, the theological debates were already going there. These debates were going on at that time. तो बहुत हद तक जो medieval दौर का पीरियड का जो एक इन्फ्लुएंस था वो ऑलरेडी हमें इसमें नजर आता है। नेक्स्ट इज द पावर एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। Foster's pursuit of forbidden knowledge brings temporary power but ultimately leaves him unsatisfied. अच्छा, अब ये नॉलेज जो है और इस नॉलेज के नतीजे में हासिल की हुई जो पावर है, अब अगेन it remains to be decided by man himself, like डॉक्टर फॉस्टर्स, कि क्या एक ऐसा नॉलेज गेन करना एक डिज़ायरेबल है कि जो अपनी नेचर में टेम्परेरी है, जो बहरहाल ख़त्म हो जाना है। अब बहुत लंबी लाइफ भी उसने गुजारी, 24 ईयर्स अपनी रूह को गिरवी रखा, बेचा और फिर एक नॉलेज लिया, लेकिन बहरहाल मैन इज़ मॉर्टल, ही हैज़ टू फेस डेथ, मौत आएगी, ज़िंदगी ख़त्म होगी। तो क्या अपनी जो एक अल्टीमेट एंड है, उसको दाँव पे लगाया जा सकता है एक ऐसे पावर जो कि टेम्परेरी है? तो ये एक उनकी जो पैशन था, जो एम्बिशन था, वो उनको उस तरफ ले जा रहा था। The play critiques the Renaissance ideal of intellectual advancement without moral or ethical grounding. प्ले जो है ये भी एक इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट की तरफ भी इशारा करता है। हमने ये भी पढ़ा कि जो मार्लो है वो ही इज़ रिगार्डेड एज़ अ ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां। सो रेनेसां में जो एक एडवांसमेंट थी, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ये उसकी तरफ भी इशारा करता है, लस्ट फॉर नॉलेज को ज़ाहिर करता है। इसी तरह सिन एंड रिडेम्पशन है। फॉस्टर्स रिपीटेडली हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ टू रिपेंट बट चूज़ेस नॉट टू। बहुत सारे गुनाह अगर कर भी रहे थे, ही वाज़ सेलिंग हिज़ सोल, he was disobeying God, he was disobeying all the laws of divinity, he was disobeying religious Christian values, Christian teachings. He was committing sin, he knowingly was doing all that, लेकिन at the same time redemption का रास्ता भी साथ में खुला था, but he does not choose that, highlighting themes of sin, redemption and the human tendency toward self destruction। तो ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा करता है कि इंसान को ये जानते बूझते हुए कि ही इज़ कमिटिंग सिन और ये भी पता है कि इसके नतीजे में उसकी बख्शिश नहीं होगी या उसको रिडेम्पशन नहीं मिलेगी, इवन देन वन कमिट्स सिन। तो ये एक बहस, ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी इनके अंदर चलती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थीम्स। Then, the allure and the deception of power. Faustus gains immense magical powers through his pact with Mephistopheles, but ultimately finds them hollow. ये जितना भी ये सारा एक धोखा था, आप कह लें, it was all a kind of illusion that he was facing and he was witnessing. ये पावर की डिसेप्शन थी, ये पावर जो थी मैजिकल पावर ये ख़त्म होनी थी। मेफिस्टोफेलिस के साथ जो उसने मुआहदा किया उसमें ये सब कुछ था, बट अल्टीमेटली उसको एंड पे यही पता चलता है कि इट वाज़ ऑल हॉलो एंड इट वाज़ ऑल कमिंग टू एन एंड। सो द प्ले रिवील्स द डिसेप्टिव नेचर ऑफ वर्ल्डली प्लेयर्स एंड पावर। इंसान की जो वो दुनियावी ख्वाहिशात हैं, वर्ल्डली प्लेयर्स हैं, जो इंसान की आप कह लें कि इड है, इड इम्पल्स, जो आपकी प्लेजर इम्पल्स है,
और पावर गेन करने की इम्पल्स है, ये बहरहाल टेम्परेरी होती है और ये ख़त्म होती है, और एंड इट हैज़ गॉट अ डिसेप्टिव नेचर, इंसान को डिसीव करती है। देन देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रेनेसां एंड मेडिएवल वैल्यूज़, ये भी हम थोड़ा-सा पढ़ चुके हैं। स्कॉलर R.M. Dawkins famously remarked that Dr. Faustus tells the story of Renaissance man who had to pay the medieval price for being one. ये भी है कि he belongs to the medieval age and now he is present in a Renaissance age, and that now he has to pay that price because he belongs to the previous age, क्योंकि वो रिलीजन और डिविनिटी में यकीन रखता है, दैट्स वाई अब इस एज में भी, ह्यूमनिज्म के दौर में भी उसको आके इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। So, while slightly simplistic, this quotation does get at the heart of one of the play's central themes, the clash between the medieval world and the world of the emerging Renaissance. ये बहरहाल इस simplistic quotation है, but at the same time ये हमें दोनों तरह के ट्रेंड्स को भी दिखाती है, ट्रेंड्स को भी हाईलाइट करती है, that it was a time when both ages were intermingling with each other. The medieval age was going to an end, but it was giving its legacy to the age of Renaissance. और Renaissance का कैरेक्टर जो है, he was holding a hybrid color of values, यानी उसने कुछ, डॉक्टर फॉस्टर्स में कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी जो मेडिवल दौर की थी और कुछ ऐसी थी जो Renaissance की थी। सो अल्टीमेटली ही हैड टू suffer due to the values he was holding from, and he was inheriting the values from medieval age. So then there is the divided nature of man in Sophostus is constantly undecided about whether he should repent and return to God. ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट उसके माइंड में चलती रहती है कि वो गॉड की तरफ वापस जाए या he has to continue to follow his pact with Lucifer. His internal struggle goes on throughout the play. तो ये इंटरनल जो स्ट्रगल, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये लगातार चलती रहती है। सो ये चंद एक बड़े ही इम्पोर्टेंट थीम्स थे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे ये पूछें कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अगरचे मैं ये भी बता दूं कि इसी वीडियो के एंड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्ले पे। तो जो ये इम्पोर्टेंट थीम्स, इन पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ मोटिव्स देख लेते हैं। मोटिव्स जो होते हैं, ये कुछ रिकरेंट थीम्स होते हैं, रिकरेंट इमेजेस होते हैं, रिकरेंट आइडियाज़ होते हैं, जैसे मैजिक एंड द सुपरनैचुरल है, प्रैक्टिकल जोक्स हैं, supernatural pervades Dr. Faustus appearing everywhere in the story. हमने देखा angels and devils flit about and magic spells are caught. मैजिक है, एंजल्स हैं, लूसीफर है, ड्रैगन्स पुल चैरियट्स, ऑलबीट अगरचे ये ऑफ स्टेज हैं, लेकिन ड्रैगन्स को दिखाया जाता है, एंड इवन फूल्स लाइक द टू ostlers Robin and Dave can learn enough magic. So everyone is learning magic, everyone is involved in magic, everyone is a part of the magical spells. Everywhere we see magic and supernatural. तो ये रिकरेंट एंड बार बार जो हैपनिंग जो है इन मेडिकल जो कैरेक्टर्स हैं या थीम्स हैं, इसकी हमें नज़र आती है। Then there we have some practical jokes. Once he gains his awesome powers, Faustus does not use them to do great deeds. अच्छा, ये एक और बहुत बड़ा थीम है कि अगर आपके पास पावर आई, वैसे तो ये बेसिक एक थीम बनता है कि अगर आपने ये पावर ली, तो पावर लेने का पर्पस क्या था? आप कुछ कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, वेदर यू वर इंटेंडिंग टू डू समथिंग गुड फॉर ह्यूमैनिटी, और यू वर यूजिंग जस्ट टू सेटिस्फाई योर ओन लस्ट टू गेट पावर एंड टू टीज पीपल। सो इंस्टेड ही डिलाइट्स इन प्लेइंग ट्रिक्स ऑन पीपल। तो उसकी बजाय वो लोगों को के ऊपर उसको इस्तेमाल करता है। ही मेक्स हॉर्न्स स्प्राउट फ्रॉम द नाइट साइड एंड सेल्स द हॉर्स कोर्सर एंड इंचेंटेड हॉर्स, घोड़ा बेच देता है जादुई, और इसी तरह नाइट कैड के ऊपर वो सींग बना देता है। तो ये प्रैक्टिकल जोक्स हैं जो इंसानियत को तंग करने के लिए उसने की थी। Then there is the pursuit of knowledge, whether it is Faustus or Lucifer's. The pursuit of knowledge is a recurring motif within the play and is the driving force behind the plot. Faustus's pursuit of knowledge is marked by restlessness, arrogance, and ultimately mediocrity. सो परस्यूट ऑफ नॉलेज है, बेसिक है। चाहे हम फॉस्टस की बात करें, ल्यूसीफर की बात करें, एक ऐसा नॉलेज सभी गेन करना चाहते हैं विच वुड बी यूज्ड टू टीज एंड टू मेक द पीपल सफ़र एंड टू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल। सो ये एक फॉरबिडन नॉलेज था जो कि सब के सब लोग लेना चाहते थे, एंड इट इज़ अ रिकरेंट थीम।
यहाँ आ गया जी इम्पोर्टेंट पार्ट आपके इस वीडियो का, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट की क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में या आपके असाइनमेंट्स के तौर पे या आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आपको हेल्प कर सकते हैं। व्हाट ड्राइव्स फास्टस क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट ड्राइव्स फास्टस टू मेक हिज पैक्ट विद लूसिफर? इज़ इट एम्बिशन, dissatisfaction, or something deeper? Does Faustus have the ability to repent and save his soul, or is his damnation inevitable from the start? Third is, what does the play suggest about the relationship between knowledge, power, and morality? How does the play reflect the cultural and religious tensions of the Renaissance, particularly between the medieval and humanist worldviews? Fifth is, what role do the good angel and evil angel play in Faustus' decision making? Are the external forces and manifestations of his own conscience? Six is, how does Marlowe portray the character of Mephistopheles? Is he purely evil, or does he exhibit moments of sympathy or regret? Seventh is, what is the significance of Foster's inability to find satisfaction despite his powers? What does this say about human desires? Eighth, to what extent is Foster a tragic hero? Does he evoke pity, fear, or condemnation? Ninth, how does the play explore the consequences of rejecting divine authority in favor of individual ambition? And last is, what does the ending of Dr. Faustus reveal about Marlowe's view of redemption and human responsibility? इसमें ये एक नई चीज़ मैंने ऐड की, जो कि इंशाल्लाह आइंदा आपको वीडियोस में नज़र आएगी, कि इंशाल्लाह थीम्स वाले वीडियोस में, लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आइंदा आपको की क्वेश्चंस जो हैं वो भी दिया करूँगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके फॉर योर फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हियर एंड्स टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने थीम्स डिस्कस किए, मोटिव्स डिस्कस किए, एंड लास्टली आई गेव यू some of the key questions which you would attempt in the form of assignments, and you will prepare for your examinations. At the end, if you want to comment or ask any question, you are free to ask and comment. Thanks for watching.